एडजॉर्प्शन में डिफरेंस क्या होता है सर जी? आपको पता होना चाहिए कि जो एडजॉर्प्शन होता है वो केवल और केवल सरफेस पे होता है, यानी कि कोई भी दूर से छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं, वो मेरे यहाँ पर कटोरे में आके आ रहे हैं, तो वो ऊपर में ही जमेंगे। दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। और अगर मेरे सारे पार्टिकल्स अंदर भी घुस जाएं, यानी कि पूरे बल्क में चले जाएं, तब हम उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन के बीच में, एड और एब के बीच में समझ में आ गया। तो हम आज पढ़ने वाले हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है? एडजॉर्प्शन, ओके। तो एडजॉर्प्शन में ना दो चीज होते हैं, क्या-क्या होते हैं आपको पता होगा। वन इज एब्जॉर्बेट एंड वन इज एब्जॉर्बेंट, सॉरी एब्जॉर्बेट एंड एब्जॉर्बेंट। सर ये क्या होता है? सर ये क्या होता है? बेट क्या होता है और बेंड क्या होता है? बेटा ये जो आके चिपक रहे हैं ना, ये बेट है, ठीक है? जो आकर के चिपक रहे हैं, और जिस पे चिपक रहे हैं वो बेंट है। अभी तक किसी को डाउट मेरे को मैसेज में लिख के बता दो, समझ में आ गया? मतलब पार्टिकल्स आकर के अगर केवल सरफेस पे चिपकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन। जो चिपक रहा है वो एड्सॉर्बेट, और जिसमें चिपक रहा है वो एड्सॉर्बेंट। आई गेस मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है? और एब्जॉर्प्शन मींस पार्टिकल्स आएंगे तो जरूर, लेकिन वो सरफेस के साथ-साथ अंदर बल्क में भी घुसते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? सरफेस पे तो रहेंगे, बल्क में भी घुसते हैं, लेकिन एड्सॉर्प्शन की जो हम बात करें, हम पढ़ रहे हो केवल सरफेस और सरफेस में होता है, ठीक है? तो अगर आपका कोई ये चीज है, दिस इज एड्सॉर्बेट, ये आ रहा है, ये आपकी कटोरी है, तो वो केवल और केवल यहां पर आकर जमेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। क्लियर है? ये हम आज पढ़ रहे हैं, दैट इज एड्सॉर्प्शन। ओके, गॉट इट। ओके, वेलकम। चलो, ये मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब आप थर्मोडायनेमिक्स समझ लो थोड़ा सा इस प्रोसेस का। थर्मोडायनेमिक्स समझ लो, मतलब कि देखो, आपको ये रिएक्शन पता होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आई गेस सबको पता होगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अच्छा सर, जो ये एडसॉर्प्शन प्रोसेस होता है जो हम पढ़ रहे हैं, ये आपका कौन सा प्रोसेस होता है? एनीवन? ये कौन सा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। सर, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट जो है वो रिलीज होगी, यानी कि मेरा डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? पता चल गया? अच्छा, अब सोचो, पहले पार्टिकल्स दूर दूर थे और अब वो आकर के तुम्हारे कटोरे में जम रहे हैं, तो वो पास पास आ गए, यानी कि उनका रेंडमनेस डिक्रीज हो गया, मतलब वो खुल के घूम नहीं सकते, मतलब कि डेल्टा एस भी आपका नेगेटिव हो गया, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया। अच्छा, अगर हमको एड्सॉर्प्शन प्रोसेस करवाना है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए? डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए कि डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। तो अब अगर हमको डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मेरा टेम्परेचर पॉजिटिव है, डेल्टा एच खुद से पहले से नेगेटिव है, ठीक है? अच्छा, पहले फिर बीच में नेगेटिव, देन डेल्टा एस भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो आपका एक है डेल्टा एच माइनस में और टी डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है? आपका ये पॉजिटिव में है। अब खुद सोचो, अगर तुमको डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है तो कौन सा बड़ा होना चाहिए? मतलब क्या चीज होनी चाहिए? आपको डेल्टा जी को अगर बनाना है तो आपका मेन वाला जो ये है ये नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव कब होगा? जब डेल्टा एच मोर नेगेटिव होगा। किसको ये चीज समझ आ गई? कौन ये चीज दिमाग लगा पा रहे हैं? ठीक है, एक बार मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं, जल्दी से पकड़ेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। समझ में आया? ये मेरा खुद से नेगेटिव था, ये पहले नेगेटिव, और ये टोटल टर्म जो है ये मेरा नेगेटिव था, ठीक है? तो ये चीज हो गई नेगेटिव और ये चीज हो गई पॉजिटिव। क्लियर है? ये वाली चीज नेगेटिव और ये वाली चीज पॉजिटिव। अगर मेरे को डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना है तो ये वाला टर्म बड़ा होना चाहिए। अगर ये वाला टर्म बड़ा होना चाहिए मतलब डेल्टा एच जो है वो मोर नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए हम जो ये हमारा एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ड्रिवन। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिएक्शन का ड्राइवर है, जो रिएक्शन की गाड़ी चला रहा है, वो पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डेल्टा एच के ऊपर। अगर डेल्टा एच ज्यादा नेगेटिव नहीं हुआ तो ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो डेल्टा एच एंथैल्पी ड्रिवन इज योर डेल्टा जी। ओके, एक बार समझ आ गया तो एक बार यस यस जो भी आप करना चाहो थम्स अप कर सकते हो। अच्छा सर, इसके बाद अपने को समझ आ गया थर्मोडायनेमिक्स कैसे आता है अपन। ओके, नेक्स्ट थिंग पे आते हैं अपन। सर की दो टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है, आपको पता होगा। एक होता है फिजिकल एड्सॉर्प्शन जिसको हम बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन, और एक होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। सर इसके बीच में जल्दी डिफरेंस बता दो। सबसे पहला पॉइंट देखते चलो, यहां पर होता है वीक वंडरवॉल फोर्सेस, यहां पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स, ठीक है? यहां पर एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन लो होती है, लगभग 20 से 40 किलो जूल होती है, और यहां पर सर जी बहुत हाई होती है। ऐसे रिवाइज करते चलो मेरे साथ, बहुत कम टाइम है हमारे पास। कितनी होती है? 80 से 240 किलो जूल। ठीक है सर, ये आपका रिवर्सिबल होता है, मतलब अगर हम आगे चले गए तो पीछे का गियर लगा के वापस रिएक्शन में आ सकते हैं। ये इरिवर्सिबल होता है। लेकिन ये आपका मल्टी लेयर होता है बेटा। क्या होता है मल्टी लेयर? ये आपका मोनो लेयर होता है। समझ में आ गई बात? इतनी सबको समझ में आ गई? ओके। फिजिकल एड्सॉर्प्शन वो गैस देती है, वो गैस आती है जो मोर इजिली लिक्विफेबल होती है, ठीक है, जो जल्दी से लिक्विफाई हो जाए, और ये लेस लिक्विफेबल होती है, ठीक है। जो गैसेस जल्दी से लिक्विफाई हो जाती है, वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन करती है, और जो जल्दी से लिक्विफाई नहीं होती है वो केमिकल एड्सॉर्प्शन में आती है। फोर्थ वाला ये मल्टी लेयर होता है, मतलब जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है, जैसे कि मान लो ये तुम्हारा कटोरा है, ठीक है, इस कटोरे में तुम्हारी ये पार्टिकल्स आ रहे हैं, तो अगर ये लेयर्स में हो रहे हैं देन इट इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन, अगर वो सिंगल लेयर में हो रहा है देन इट इज केमिकल एड्सॉर्प्शन। क्लियर है? जो गैसेस ज्यादा जल्दी से लिक्विफाई हो जाती है वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन करती है। ओके जी, ध्यान से देख लो, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, इसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एनीवन? अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा, केमिसॉर्प्शन में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? एनीवन जल्दी से। पहले इंक्रीज, फिर आकर के आपका डिक्रीज, और बाद में वो स्ट्रेट लाइन तक स्टेबल हो जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ओके, जिसमें अगर ग्राफ बनाऊं, ये x बाय एम क्या होता है? मतलब एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कितने अच्छे से हो पाया टी के साथ, ठीक है। सो x बाय एम टी के साथ, तो ये कैसा था? डिक्रीजिंग। ये कैसे रहेगा? पहले इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर स्टेबल, इस टाइप से।
एनीवन क्लियर? किसी को डाउट, किसी को डाउट, किसी को डाउट? ठीक है, क्लियर है? देख लो देख लो देख लो, फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सर आप बोलोगे x बाय m क्या होता है? बेटा x बाय m इज एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, कितने अच्छे से एड्सॉर्ब हो पाया है। क्लियर है क्या? देख लो, टेम्परेचर बढ़ा वो डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा इंक्रीज होकर डिक्रीज होकर फिर आपका स्टेबल हो गया। क्लियर है? अच्छे से देख लिया। अच्छा सर प्रेशर बढ़ेगा तो x बाय m दोनों साइड बढ़ेगा, याद रखेंगे। प्रेशर बढ़ेगा तो x बाय m दोनों तरफ बढ़ेगा। अच्छा खत्म है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रेंडलिच आइसोथर्म। फ्रेंडलिच आइसोथर्म, ठीक है, मजा आ गया। फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच आइसोथर्म ध्यान से आपको बता दूं, मैं कोई चीज छोड़ भी नहीं रहा हूं, हड़बड़ी में पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ूंगा, बाहर से नहीं आएगा इससे। दैट इज ये केवल फिजिक्स ऑप्शन में होता है, फिजिक्स ऑप्शन के लिए होता है फ्रेंडलिच आइसोथर्म। फ्रेंडलिच आइसोथर्म क्या बोलता है? जो x बाय m है, यानी कि जितने अच्छे से मेरा एड्सॉर्प्शन हो सकता है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर में 1 बाय n, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर में 1 बाय n। ये उसने बोला, n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर। अच्छा सर अगर x बाय m में प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो ये आ जाएगा k p टू द पावर 1 बाय n। सबको ये फ्रेंडलिच आइसोथर्म का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सुंदर, अति सुंदर। अच्छा जब इसके दो कंडीशन होते हैं, आप सब लोग को पता होगा, सर आप लिख दो यहां पर, एक होता है लो प्रेशर कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक होता है हाई प्रेशर कंडीशन। लो प्रेशर कंडीशन में 1 बाय n की वैल्यू क्या होगी? लो प्रेशर कंडीशन में 1 बाय n की वैल्यू क्या होगी? 1 बाय n की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। तो मेरा रिएक्शन क्या बन जाएगा? x बाय m इज इक्वल्स टू kp, प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और यहां पर 1 बाय n की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो x बाय m क्या बन जाएगा आपका? अगर ये 0 है तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाय n 0 इंफिनिटी, यहां पर क्या आ जाएगा? k, ठीक। अच्छा लेकिन हमने अब ध्यान से देखना, यहाँ 1 बाय n की वैल्यू पुट करी, तो n की वैल्यू कितनी होगी? लो प्रेशर में, लो प्रेशर में n की वैल्यू 1 ही होगी। हाई प्रेशर में n की वैल्यू कितनी होगी? हाई प्रेशर में n की वैल्यू कितनी होगी? इनफिनाइट। दिखा के 1 बाय इंफिनिटी 0 होता है। तो कल को आपको कंफ्यूज करने के लिए उस साले ने, जेई वालों ने, अगर n की वैल्यू ऐसे कर दी, तो आपको याद होना चाहिए कि वो n की पूछ रहे हैं, हमने 1 बाय n की याद करी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? दोनों में कोई डाउट? दोनों में कोई डाउट? एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। ओके मैं इसका ग्राफ बना दूं, ध्यान से देख लेंगे। मजा आ रहा है सर? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा है। x बाय m वर्सेस p का कर्व रहता है ऐसा, ठीक है, x बाय m p, ठीक है, डन है। देख लो ये पहले आपका लो, ये आपका वो प्रेशर कंडीशन x बाय m जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p चल रहा है लो प्रेशर में। जैसे ही हम हाई प्रेशर में जाएं तो x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका वो हो गया p टू द पावर 1 है, यहाँ p टू द पावर 0 हो गया। तो देखो p के इंडिपेंडेंट हो गया, p जितना भी बढ़ते जाए x बाय m सेम है। देख लो p जितना भी बढ़ते जाए यहाँ के बाद से x बाय m सेम है, यानी कि ये हाई प्रेशर कंडीशन है। और ये लो प्रेशर कंडीशन में p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लगभग। दिख गया क्या? दिख गया क्या? दिख गया क्या? चमक गया, चमक गया, चमक गया। यस सर चमक गया, ठीक है। फ्रेंडली आइसोथर्म में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा x बाय m इज इक्वल टू kp टू द पावर 1 बाय, हमको लॉग लेना बचपन से आता है, log x बाय m, ठीक है, इज इक्वल टू log k प्लस 1 बाय n log p। किसको किसको दिख गया? ठीक है, ए बी वाला मल्टीप्लाई हो गया, 1 बाय n नीचे आ गया, ठीक है। तो अगर मैं आपका कर्व बना दूं किसका? log x बाय m वर्सेस log p का, तो कैसे बनेगा? एनीवन कैसे बनेगा? खुद सोच के बता दो कैसे बनेगा। ये इसको मैंने y रख दिया और इसको मैंने x रख दिया, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन बनेगी और यहां से चालू होगी। क्यों सर? क्योंकि ये जो है ये मेरा इंटरसेप्ट है c, और वो इंटरसेप्ट क्या है? log k। तो इंटरसेप्ट क्या होता है? log k। और स्लोप क्या है? देखो n की जगह क्या है? 1 बाय n। अनलिमिटेड क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में देखने को मिलेंगे इस ग्राफ से। मतलब बच्चे को यहां पर पता होना चाहिए कि स्लोप की वैल्यू 1 बाय n होती है। बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं यार, n करके आते हैं, नहीं करना होता है, ठीक। अगर आपका ये इक्वेशन क्लियर है ना, आप खुद लॉग ले लो, आप खुद लॉग लोगे, आपका खुद ये बन जाएगा, आप खुद से ग्राफ बनाओ, समझ आ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? डन। फ्रेंडली आइसोथर्म में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? देख लो, अच्छे से पूछना हो तो मेरे को लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। ओके सर ये वाला ना एक बार जेईई में से पूछ लेगा, तो इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना। दैट इज योर लैंगमियर, LANGMIOUR, लैंगमियर्स आइसोथर्म, ठीक है। जैसे फ्रेंडलिस था वैसे लैंगमियर भी था। तो ये क्या करता है? ये रिलेशन बताता है x बाय m वर्सेस p का। अब तुम बोलोगे सर 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 ये फ्रेंडलिच ने भी तो सेम बताया था x बाय m वर्सेस p का, लेकिन आप खुद सोचो ये फिजिक्स ऑप्शन था, यानी कि कितना लेयर होगा? मल्टी लेयर, है ना। ये मल्टी लेयर था कि नहीं था? है ना, फिजिक्स ऑप्शन इज मल्टी लेयर। लेकिन ये भी फिजिक्स ऑप्शन को बताता है, ये भी फिजिक्स ऑप्शन को लेता है, लेकिन ये फिजिक्स ऑप्शन को एज अ मोनो लेयर कंसीडर करता है। क्लियर आ गई बात? समझ में आ गई क्या? यूनिलेयर लेके चलता है। तो इसका आपका क्या होता है? ध्यान से देख लो फॉर्मूला, x बाय m इज इक्वल्स टू AP बाय 1 प्लस BP। बस याद कर लो, AB आपके कांस्टेंट है, ये याद कर लो। x बाय m इज इक्वल्स टू AP अर्थमेटिक प्रोपोर्शन अपॉन 1 प्लस BP, ठीक है, ब्लड प्रेशर। ओके अच्छा सर एक काम करो, लो प्रेशर बता दो और हाई प्रेशर बता दो, फिर हम चले, मस्त ये खत्म हो जाएगा। सर लो प्रेशर में आप खुद सोचो, प्रेशर बहुत लो है, तो क्या मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं? है ना, इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। फॉर्मूला क्या आ जाएगा? x बाय m इज इक्वल्स टू AP। AP क्या है? P इज प्रेशर, A इज कांस्टेंट, ठीक है। हाई प्रेशर में क्या है? मैं 1 को नेग्लेक्ट कर देता हूं क्योंकि BP बहुत बड़ा है, तो x बाय m क्या आ जाएगा? AP बाय BP, यानी कि A बाय B। किसको किसको दिख गया? किसको किसको दिख गया? देख लो किसको किसको दिख गया? सबको दिख गया। BP क्या है बेटा? BP कुछ नहीं है, B इज कांस्टेंट, P इज प्रेशर। P इज प्रेशर है लड़कों, जब प्रेशर वर्सेस ग्राफ है तो P प्रेशर होगा ना, क्या कर रहे हो, ठीक है। लो प्रेशर में मैंने क्या किया? 1 प्लस BP को मैंने एज अ BP लिखा, सॉरी 1 लिखा, और इसमें मैंने 1 प्लस BP को BP लिखा, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको दिख रहा है कि यहां पर x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p है और यहां पर x बाय m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टू द पावर 0 है। a और b कांस्टेंट है, ठीक।
दिख गया दिख गया दिख गया। इसमें किसको डाउट, लैंगमेयर थ्योरम में देखो किसको डाउट आ रहा है, ए और बी कांस्टेंट है, लिख रखा है मैंने। फिर से समझा देता हूं, x बाय एम वर्सेस p का ग्राफ है, फिजिक्स ऑप्शन के लिए होता है लेकिन मोनोलेयर के लिए होता है, मोनोलेयर मान के होता है। ये आपका वो हो गया, a एंड b आर कांस्टेंट, p इज प्रेशर, x बाय एम इज एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। ओके सर जी, ठीक है, समझ में आ गया। देखो लो प्रेशर है तो क्या होगा, हमने 1 प्लस bp को 1 लिख दिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर हाई प्रेशर है तो 1 को नेगलेक्ट कर दिया, bp लिख दिया, pp कट गया, a बाय b आ गया। इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो भी लेट से आया है, जो भी लेट से आया है बिफोर 2 PM इस क्लास को, ये 30 मिनट की क्लास को 2x में देख लेना, 15 मिनट में आपका बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। एड्सॉर्प्शन के लास्ट चीज में आता हूं, आपके बुक में आपको मिल जाएगा, वैसे तो मेरे को बताना नहीं चाहिए बट तुम हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो तो मैं बताऊंगा। जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी, जो एनसीईआरटी में दिया है कि एप्लीकेशंस क्या है, एड्सॉर्प्शन हमको डेली लाइफ में कहां देखने को मिलता है। तो अगर मैं आपका बुक से बताऊं तो इतने को याद रख लो, आपकी जिंदगी मस्त हो जाएगी। मैं लिख रहा हूं, ठीक है। हाई वैक्यूम, ये याद रखना, मेरे समय में क्वेश्चन आया था। गैस मास्क, देन आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल, जहां जहां आपका एड्सॉर्प्शन काम आता है, ठीक है, डेली लाइफ में। उसके बाद आपका हेट्रोजीनस कैटलिस्ट में भी काम आता है, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखते जाओ, ठीक है। सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, और मैंने देखा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, किसको याद है, हाँ उसमें अपन करते हैं ना एड्सॉर्प्शन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी किसी को राइटिंग में समझ में आएगी तो बता देना, और मेरे ख्याल से डिसीज क्यूरेशन है ना, बस इतना याद रख लो। डेली लाइफ में हाई वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए, गैस मास्क के लिए, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, मतलब हेट्रोजीनस का मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग स्टेट में, तुम्हारा कैटलिस्ट अलग स्टेट में, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, क्रोमेटोग्राफी और डिसीज क्यूरेशन में तुम्हारा एड्सॉर्प्शन को डेली लाइफ में यूज किया जाता है। 20 मिनट में एड्सॉर्प्शन खत्म। अगर मैं आपको एक रिकैप दूं, दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, दिस वाज योर कंप्लीट लैंगमेयर आइसोथर्म, दिस वाज योर कंप्लीट फ्रेंडली आइसोथर्म, एक भी चीज नहीं छोड़ा हूं, सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, ठीक है। ये आपके फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन के सारे सेपरेशन, ये वंडर वॉल, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, लो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, हाई एंथैल्पी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, मल्टीलेयर, मोनोलेयर, मोर लिक्विफेबल गैस यहां आती है, लेस आ रहा है, एड्सॉर्प्शन प्रोसेस है वो एंथैल्पी ड्रिवन है, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ओके। और मेरे ख्याल से सरफेस केमिस्ट्री में एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता है बॉस, आप लिख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, 10 मिनट के अंदर अपन शॉर्ट्स को खत्म करेंगे, फिर मिलेंगे 2 बजे। अपन आते हैं कैटलिस्ट में, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत 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 कम है, बहुत 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 कम है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे और लास्ट में हम करेंगे कोलॉइड्स। चलो लेट मी स्टार्ट कैटलिस्ट। किधर गया किधर गया किधर गया, कोई डाउट, मजा आ गया, मजा आ गया, एक बार लिख दो भाई, मजा आ गया तो ठीक है। अच्छा किधर है ओके। कैटलिस्ट, सबसे पहली बात, अगर आप रिएक्शन ए से बी जा रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर कैटलिस्ट चाचा को लगाते हो। क्या कैटलिस्ट आपके रिएक्शन को बिगाड़ेगा, कुछ करेगा, बकर करेगा, नहीं करेगा, वो केवल और केवल आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है, मतलब ठीक है, वो एक एक्सेलरेशन देता है, वो एक आपको पुश देता है कि रिएक्शन फटाक से आप जो चाह रहे हो आप उस प्रोडक्ट तक पहुंच सको। क्लियर है। तो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, ओनली टू इंक्रीज योर रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है सर। इसमें ना 2 टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, कौन कौन से सर, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, फॉर सपोज होमोजीनस मतलब अगर आपका ए सॉलिड में है और आप बी पहुंच रहे हो वो भी सॉलिड में है, तो आपका जो कैटलिस्ट चाचा होंगे वो भी किस में होंगे, सॉलिड में होंगे, यानी कि सब सेम स्टेट में होंगे, ठीक है। अच्छा हेट्रोजीनस क्या होगा, अगर ए आपका सॉलिड में है, मान लो बी भी सॉलिड में है, तो आपका कैटलिस्ट या तो लिक्विड में हो सकता है या तो गैस में हो सकता है। किसको समझ में आ गया, यानी कि जब आपका कैटलिस्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम स्टेट में रहता है तो होमोजीनस कैटलिस्ट, और अगर अलग में रहता है तो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। बात क्लियर है, एक बार जल्दी से देख लो, ओके। अच्छा नेक्स्ट एक और चीज बता रहा हूं, हर बार रेट बढ़ाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं तो वो रेट को बढ़ाता है, अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट बोलते हैं तो वो रेट को डिक्रीज करता है, याद रहेगा। इसके बाद एक और बता रहा हूं आपको, ये कोई नहीं बताएगा, चुपके से बता रहा हूं, ठीक है, सबको मत बताना। ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट किसको किसको पता है, ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट आपका वन ऑफ द प्रोडक्ट, आपका खुद का प्रोडक्ट बिहेव एज कैटलिस्ट। आपका कोई भी प्रोडक्ट या रिएक्टेंट अगर खुद कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने लगे उसको हम बोलते हैं ऑटो कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, देख लो। क्लियर है। मतलब मान लो कि मेरा ए से मैं बी जा रहा हूं और मेरा खुद ए जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करने लगे, उसको ए को हम बोलेंगे वो रिएक्टेंट भी है और खुद कैटलिस्ट भी है। समझ में आ गया, ज्यादा कोई बताएगा नहीं, मैं बता दूं। एक और बता दूं, चलो एक और सुन लो भाई। एक और होता है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट क्या होता है पता है, मान लो मैं ए से बी जा रहा हूं और सी से डी जा रहा हूं, अगर ये सी से डी वाला रिएक्शन मेरे इस वाले रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट बन जाए तो मजा आ जाए, उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। यानी कि कोई दूसरा रिएक्शन आपके मेन रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। क्लियर है, समझ में आ गया तो बता दो मेरे को, जल्दी से एक बार बता दो। क्लियर है। अच्छा होमोजेनस हेट्रोजेनस में आप लोग वो कर लोगे ना, जैसे कि N2 प्लस H2 से अपन अमोनिया बनाते हैं, आपको याद होगा, ये सारे गैस है, लेकिन कैटलिस्ट कौन सा यूज होता है यहाँ पर, आयरन। तो ये कौन सा कैटलिस्ट है, हेट्रो है। कौन सा है, हेट्रो है, क्योंकि अलग स्टेट में है ना। चलो ये आप लोग को समझ में आ गया, गैस। चलो इसके बाद अपन क्या जाते हैं, ये 5 प्रोसेस बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ओके। 2 चीज मेरे को आपको बतानी है, एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी, व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट एंड व्हाट इज अ सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। एक्टिविटी होती है कि देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कैटलिस्ट जो होता है वो आपका छोटा मोटा नहीं होता है, वो इतना बड़ा होता है, समझ लो, ठीक है, इतना बड़ा होता है। और आपके जो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये रिएक्टेंट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो आकर के कैटलिस्ट के सरफेस पे बैठते हैं, समझना थोड़ा सा, ठीक है, और तब जाकर के रिएक्शन हो पाता है। किसको किसको बात समझ में आई, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं, समझ में आया। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं,
ठीक है। तो एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी इज कि कितने स्ट्रॉन्ग से आपका कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने ऊपर चिपका पा रहा है। समझ में आया क्या? एक्टिविटी इज कितना स्ट्रांगली आपका कैटलिस्ट रिएक्टेंट को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करा पा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, कि कितने स्ट्रांगली वो करा सकते हैं। एंड व्हाट इज सेलेक्टिविटी? व्हाट इज सेलेक्टिविटी एनीवन? ये होता है कि मान लो आप ए से बी भी जा सकते हो और ए से सी भी जा सकते हो। यहां पर कैटलिस्ट नंबर 1 है, कैटलिस्ट नंबर 2 है। सेलेक्टिविटी मतलब कि वो जो है वो किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको लेकर के जा सकते हैं आपके सिलेक्शन के ऊपर। किसको किसको समझ में आ गया? मतलब अलग कैटलिस्ट तो अलग प्रोडक्ट, अलग कैटलिस्ट तो अलग प्रोडक्ट। सो सेलेक्टिविटी यानी कि एक आपका कैटलिस्ट बी में भी ले जा सकता है और वही ए से आपका कैटलिस्ट सी में भी ले जा सकता है। सो दैट इज नोन एज सेलेक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट, किस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है। और एक्टिविटी मतलब वो कितने स्ट्रांगली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने ऊपर ला रहा है ताकि रिएक्शन अच्छे से हो सके। ये आपकी दो प्रॉपर्टीज कैटलिस्ट की। ओके, अच्छा, फिर एक आता है हमारा शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। किसने किसने सुन रखा है दोस्तों? शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन वो जो आपके शेप पे डिपेंड करे। ठीक है, जो आपके शेप पे डिपेंड करे, कैटलिस्ट के शेप पे डिपेंड करे। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पोरस स्ट्रक्चर। सर व्हाट इज पोरस स्ट्रक्चर? जहां छोटे 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 होल्स होते हैं। ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर्स में छोटे 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 होल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ठीक है, और ये खास करके आपको कहां देखने को मिलता है? जियोलाइट्स में। ठीक है, जियोलाइट्स जो होते हैं वो आपके होते हैं शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट जिसको हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट। जियोलाइट को सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट। ठीक है, क्लियर है? NaAlSiO4 याद है? दिस इज कॉल्ड एज योर जियोलाइट्स। ठीक है, तो आपके शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है? ऐसा कैटलिस्ट जिसके शेप में छोटे 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 होल्स हो, लाइक आपका जियोलाइट्स। ठीक है, तो आपका रिएक्शन इन होल्स में जाकर के हो रहा होता है। बस इतना सा जानना अपने को जरूरी है। ये वाला लाइन आपने पढ़ा है ना? जियोलाइट्स कहां यूज होते हैं भैया? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। कहां यूज होते हैं? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, टू कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन डायरेक्टली। किसको किसको ये पता है? और उस जियोलाइट का नाम भी मैं बता रहा हूं, ZSM5। ZSM5 जो जियोलाइट है वो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है टू डायरेक्टली कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। क्लियर है जी? ओके सर, ओके ओके, देख लो। ओके, लास्ट में आपके आ जाता हूं, एंजाइम कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो शुगर को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करे, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करे, ठीक है, ग्लूकोज को, ये मेरे को भी याद नहीं, इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करे। ठीक है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। पहले इतना याद करते हैं, जो सुक्रोज को फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेज। ये आपको याद रखना है, जेईई मेंस का फेवरेट टॉपिक है, इन्वर्टेज। जो स्टार्च को आपका माल्टोज में कर रहा है उसको हम बोलते हैं डाइएस्टेज। ठीक, जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कर रहा है उसको हम बोलते हैं जाइमेज। जो माल्टोज को ग्लूकोज में कर रहा है उसको माल्टेज, नाम से आ रहा है ना, माल्टेज। ठीक है, ये चार आपको याद हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है जो यूरिया को आपका अमोनिया में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूरिया से यूरिएज। यूरिया से यूरिएज, जो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये रिएक्शन आपको याद होगा, हम प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया करते हैं ना पी ब्लॉक में, यूरिया में पानी डाल दो। जब आप यूरिया में पानी डालते हो तो अमोनिया बनता है, तो कौन सा यूज होता है? यूरिएज। ठीक है, लास्ट में दो चीज और जोड़ूंगा, जो आपका प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्टाइड्स में। प्रोटीन को पेप्टाइड में और मिल्क को कर्ड में। ये दो आपको और याद रखना है। जो प्रोटीन को पेप्टाइड में करे उसको हम बोलते हैं पेप्सिन, पेप्सी से याद कर लेना। और जो दूध को दही में करे उसको हम क्या बोलते हैं? एनीवन? की मैं लिखूं जल्दी से बता दो, एनीवन किसी को याद है? जो दूध को, हाँ, लैक्टेज डायरेक्ट नहीं लिखेंगे अपन, उसको लैक्टोबैसिली लिखेंगे, जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है। तो एक बार क्विक रिवीजन देखिए। देखो, शुगर से ये जाएंगे इन्वर्टेज। इन्वर्टेज क्यों? क्योंकि आपको याद होगा सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। याद आ गया? याद आ गया। स्टार्च से माल्टोज जा रहे हैं तो डाइएस्टेज, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल जाइमेज, माल्टोज से ग्लूकोज माल्टेज, यूरिया से अमोनिया यूरिएज, प्रोटीन से पेप्टाइड पेप्सिन और मिल्क से कर्ड लैक्टोबैलिसी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपका कैटलिस्ट ऑलमोस्ट खत्म होता है। कुछ बस आपको मैं कैरेक्टरिस्टिक बता दूं, जैसे तुम्हारा कैरेक्टर होता है वैसे सबका कैरेक्टर होता है, मेरा कैरेक्टर होता है इसका कैरेक्टर होता है। सबसे पहले ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। क्लियर है? सेकंड, आपको ये क्वेश्चन आया अभी जुलाई में, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये जुलाई का क्वेश्चन है, करेक्ट होता है। सबसे पहले ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। क्लियर है? सेकंड, आपको ये क्वेश्चन आया अभी जुलाई में, हाईली स्पेसिफिक होते हैं, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। ये जुलाई का क्वेश्चन है जेईई मेंस का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये होता है दिस इज ऑप्टिमम अंडर अ पर्टिकुलर पीएच। एक पर्टिकुलर पीएच पे ये सूटेबल होते हैं। और किसी को याद आ रहा है? बताते चलो। हाँ, अगर आपके कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेटर आ जाए तो आपको और हेल्प हो जाती है, या प्रमोटर आ जाए तो आपको और हेल्प हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। एफिशिएंट, स्पेसिफिक, और ये आपके केवल और केवल रेट को बढ़ाने में हेल्प करती है, रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करती है। क्लियर है? तो ये कुछ कैरेक्टर बहुत एफिशिएंट होते हैं, हाईली स्पेसिफिक होती है, एक सूटेबल पीएच पे ज्यादा वर्क करती है, साथ में एक्टिवेटर प्रमोटर होते हैं तो अच्छी बात होती है, रेट को बढ़ाती है, रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करती है। सो दिस वाज ऑल योर कंप्लीट एड्सॉर्प्शन प्लस कैटलिस्ट इन जस्ट 30 मिनट्स ऑफ शॉर्ट्स फ्रॉम 11 to 11:30। 11 2 को स्टार्ट किया था, 11:32 को खत्म कर रहा हूं। आई होप आप सभी लोग को मजा आया होगा। मैंने एक एक चीज कवर